नाउ बोहर के मॉडल में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था एटम की अंडरस्टैंडिंग का, दैट इट वाज एक्सप्लेनिंग हाउ द स्पेक्ट्रम इज़ फॉर्म्ड। तो इसने ये एक्सप्लेन किया कि एक एटम के अंदर स्पेक्ट्रम कैसे फॉर्म होता है। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है। तो फॉर एग्जांपल हम एक प्रिज्म के ऊपर वाइट लाइट थ्रो करते हैं। जब हम वाइट लाइट्स प्रिज्म के ऊपर थ्रो करते हैं तो वाइट लाइट 7 कंपोनेंट्स में सेपरेट हो जाती है। तो ये 7 कंपोनेंट्स क्या हैं हमारे पास? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। नाउ सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की है तो इसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम वेवलेंथ रेड की है तो इसकी स्कैटरिंग सबसे कम है। तो स्पेक्ट्रम क्या है कि स्प्लिशन ऑफ अ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट वेवलेंथ्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, तो हमारे पास फर्स्ट टाइप है कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम, देन वी हैव लाइन स्पेक्ट्रम। तो मेजर ये 2 टाइप्स ही हैं। एक थर्ड टाइप है बैंड स्पेक्ट्रम जो हमें मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलती है। कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है? तो जिस तरह आप रेनबो को देखते हैं तो रेनबो के अंदर आपके पास कोई एक डिफ्रेंसिएशन नहीं होती। कलर्स जो हैं वो स्मूथली मर्ज करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। तो रेनबो में कोई एक पॉइंट ऑफ क्लियर जो डिस्टिंक्शन है वो मौजूद नहीं है। कलर्स एक दूसरे में मर्ज कर रहे हैं और स्मूथली ट्रांजिट कर रहे हैं फ्रॉम वन कलर टू अदर। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को कहते हैं कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। एटम के अंदर हमें कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम देखने को नहीं मिलता। नाउ सेकंड इज़ लाइन स्पेक्ट्रम। तो हमें एटम के अंदर जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। उसमें हमें स्पेसिफिक एनर्जी की लाइंस देखने को मिलती हैं। कॉन्टीन्यूस यानी हर वेवलेंथ वाली लाइन हमें देखने को नहीं मिलती। कॉन्टीन्यूस नहीं होती यानी सारी वेवलेंथ्स प्रेजेंट नहीं होती, स्पेसिफिक वेवलेंथ्स प्रेजेंट होती हैं। नाउ ऐसा क्यों है? तो लेट्स सी। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन के या किसी भी एटम के फर्स्ट शेल की एनर्जी है फॉर एग्जांपल 4। सेकेंड शेल की एनर्जी है हमारे पास 8। थर्ड शेल की एनर्जी है फॉर एग्जांपल 11। फोर्थ शेल की एनर्जी है हमारे पास 13। तो अब हमें लाइन स्पेक्ट्रम कैसे देखने को मिलता है? तो फॉर एग्जांपल अगर एक इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में है तो ये अगर आएगा थर्ड शेल में तो हमें कौन सी लाइन मिलेगी? 2 एनर्जी वाली लाइन मिलेगी। इसी तरह 11 से जब 8th में जाएगा तो कौन सी एनर्जी वाली लाइन मिलेगी? 3। या 8 से 4th में जाएगा तो हमें 4 एनर्जी वाली लाइन मिलेगी। या अगर इवन 13 से 8th में चला जाएगा तो 5 एनर्जी वाली लाइन मिलेगी। यानी हमें एक कॉन्टीन्यूस वेवलेंथ की फॉर्म में एटम का स्पेक्ट्रम देखने को नहीं मिलता। हमें सिर्फ वो एनर्जीज़ मिलती हैं या वो वेवलेंथ्स मिलती हैं जो हमारे पास इतनी हैं कि आपके पास शेल्स के दरमियान जितना डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल शेल्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो इतनी एनर्जीज़ प्रोड्यूस करता है। तो एटम के स्पेक्ट्रम में हमें सिर्फ स्पेसिफिक एनर्जीज़ देखने को मिलती हैं जो कॉरिस्पॉन्ड करती हैं टू द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्स। तो डिफरेंट शेल्स की जो एनर्जी के डिफरेंसेस हैं उनकी जो आपके पास डिफरेंस है वही एनर्जीज़ हमें एटम के स्पेक्ट्रम को देखने को मिलती हैं। तो इसलिए ये स्पेक्ट्रम कॉन्टीन्यूस नहीं होता, लाइन स्पेक्ट्रम होता है जिसमें हमें स्पेसिफिक एनर्जीज़ देखने को मिलती हैं। नाउ मॉलिक्यूल में स्पेक्ट्रम है बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम इस तरह है कि हमारे पास ना तो कॉन्टीन्यूस है ना तो बिल्कुल लाइन स्पेक्ट्रम है, बल्कि हमें कुछ कॉन्टीन्यूस बैंड्स मिलते हैं, फिर बीच में गैप मिलता है, फिर कुछ बैंड्स मिलते हैं। तो ऐसा स्पेक्ट्रम हमें मॉलिक्यूल्स के अंदर देखने को मिलता है। नाउ सिंस वी आर स्टडीइंग एटॉमिक स्पेक्ट्रम तो हम लाइन स्पेक्ट्रम को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो एटम का स्पेक्ट्रम 2 तरह का है, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। नाउ लेट्स सी कि लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है और लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है। नाउ लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमारे पास कैसे बनता है? तो फॉर एग्जांपल हम एक एटम्स का सैंपल ले लेते हैं। इसके ऊपर हम सारी वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को थ्रो करते हैं, यानी पूरी एक कॉन्टीन्यूस वेवलेंथ को थ्रो करते हैं, एक पूरी रेंज ऑफ वेवलेंथ्स को थ्रो करते हैं। अब इस पूरी रेंज ऑफ वेवलेंथ्स में कुछ वेवलेंथ्स ऐसी हैं जिनको एटम एब्जॉर्ब कर सकता है, एटम सारी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैंने इसके ऊपर एक रेंज ऑफ लाइंस यानी रेंज ऑफ वेव्स थ्रो की जो हमारे पास जिनकी एनर्जी रेंज करती है फ्रॉम 0 to 100।
अब इसमें अगर एटम को मैं देखूं तो एटम्स के हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 शेल्स ले लेते हैं। एक शेल की एनर्जी है 5, दूसरे की है 10, तीसरे की है 12। अब हमारे पास एटम के अंदर कौन सी लाइंस एब्जॉर्ब हो सकती हैं? तो 10 - 5 5, तो 5 एनर्जी वाली लाइन एटम एब्जॉर्ब कर सकता है, या 12 - 10 2, तो 2 वाली एब्जॉर्ब हो सकती है, या 12 - 5 7। तो ये 3 लाइंस ऐसी हैं जो हमारे पास ये एटम एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जब हमारे पास 0 से 100 वाली हम लाइंस को थ्रो करेंगे तो उसमें से 2, 5 और 7 वाली एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें क्या नज़र आएगा? तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमने 0 से 100 वाली लाइंस थ्रो की थी। तो अब ये जो 0 से 100 वाली लाइंस हैं ये सारी की सारी बाहर आके स्पेक्ट्रोमीटर पे शो होंगी, लेकिन 2, 5 और 7 वाली जो लाइंस हैं वो क्या हो चुकी हैं? वो एब्जॉर्ब हो चुकी हैं। इसलिए हमें क्या नज़र आएगा? हमें ऐसा स्पेक्ट्रम नज़र आएगा कि पूरा स्पेक्ट्रम ब्राइट होगा, पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम हमें ब्राइट नज़र आएगा। लेकिन हमारे पास जो 2, 5 और 7 एनर्जी वाले एरियाज़ हैं वो ब्लैक नज़र आएंगे, क्योंकि ये एनर्जीज़ जो हैं क्या हो चुकी हैं? एब्जॉर्ब हो चुकी हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें ब्राइट बैकग्राउंड मिलेगा और हमारे पास जो लाइंस हैं वो डार्क मिलेंगी। नाउ इसी के ऑपोजिट है एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में हम इस तरह करते हैं कि एटम के ऊपर कोई वेवलेंथ थ्रो नहीं करते या कोई एनर्जी की रेडिएशन थ्रो नहीं करते। एमिशन स्पेक्ट्रम में हम एटम को किसी भी तरीके से एक्साइट कर देते हैं, चाहे हम हीट दे के एक्साइट करें या किसी और तरीके से एक्साइट करें, तो हम एटम को एक्साइट कर देते हैं। जब एटम एक्साइट होता है तो ये नीचे वाले शेल से किसी भी ऊपर वाले शेल में आ सकता है। अब ऊपर वाले शेल से ये नीचे भी जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल में ज़्यादा टाइम स्टे नहीं कर सकता, तो इसने वापस नीचे जाना होता है। तो नीचे जाने की ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इलेक्ट्रॉन जब 12 से 10 एनर्जी में जाएगा तो 2 एनर्जी वाली जो लाइन है वो रिलीज़ करेगा, या 10 से 5 में जाएगा तो 5 एनर्जी वाली लाइन रिलीज़ करेगा, या 12 से अगर डायरेक्ट 5 में जाएगा तो 7 एनर्जी वाली लाइन एटम रिलीज़ करेगा। तो अब हमें एमिशन स्पेक्ट्रम में सिर्फ लाइंस रिलीज़ होती हुई मिलेंगी। कौन कौन सी लाइंस? 2 वाली, 5 वाली और 7 वाली। तो अब अगर हम इस स्पेक्ट्रम को देखेंगे तो इस स्पेक्ट्रम में चूंकि पीछे से कोई लाइंस नहीं आ रही तो हमें कोई ब्राइट बैकग्राउंड नहीं मिलेगा। इस स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रोमीटर सिर्फ 2, 5 और 7 को डिटेक्ट कर रहा है। एब्जॉर्प्शन में स्पेक्ट्रोमीटर 2, 5 और 7 वालियों को डिटेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो चुकी थी। इसमें 2, 5 और 7 एमिट हो रही हैं, इसलिए स्पेक्ट्रोमीटर सिर्फ 2, 5 और 7 को डिटेक्ट करेगा। इसलिए हमें 2 पे एक ब्राइट लाइन नज़र आएगी, 5 पे एक ब्राइट लाइन नज़र आएगी और 7 पे एक ब्राइट लाइन नज़र आएगी। तो अगर हम सेम एटम लें और उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखें तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ब्राइट बैकग्राउंड और ब्लैक लाइंस होंगी, जबकि उसी एटम का अगर हम एमिशन स्पेक्ट्रम देखें तो एमिशन स्पेक्ट्रम में सेम जगहों पे लाइंस होंगी, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक होगा और लाइंस जो हैं वो ब्राइट होंगी। So this is how a spectrum is formed in any atom. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसा है और इसके ऊपर मज़ीद बोहर के मॉडल में क्या क्या वर्क हुआ। थैंक यू।